पांच स्ट्रिंग थ्योरीज हैं और आप देख सकते हो कि इनके बीच में कनेक्शंस हैं। ये ब्लू कलर के कनेक्शंस हैं, ग्रीन कलर के कनेक्शंस हैं और वाइट कलर के कनेक्शंस हैं। ये जो व्हाइट कलर के कनेक्शन है ना, इनको अब थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, अभी मैं इनके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये जो ब्लू और ग्रीन कनेक्शंस हैं, आप देख सकते हो कि ब्लू कनेक्शन जो है वो टाइप टू ए और टाइप टू बी को कनेक्ट करता है। ग्रीन कनेक्शन जो है वो टाइप टू बी को अपने ही साथ कनेक्ट करता है। ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगेगी लेकिन ये बात सही है। और यहाँ पे ग्रीन कनेक्शन इनको कनेक्ट करता है और ब्लू कनेक्शन इनको करता है। अब ये ब्लू और ग्रीन का मतलब क्या है? तो दो तरह की डुअलिटी होती है स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर, इनको हम कहते हैं टी डुअलिटी और एस डुअलिटी। अब इनके मतलब क्या है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता सकता हूँ कि मतलब क्या है इसका, लेकिन इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात सिर्फ इतनी है कि टाइप टू ए और टाइप टू बी जो हैं दे आर रिलेटेड बाय अ टी डुअलिटी। यहाँ आप देख सकते हो कि ब्लू का मतलब है रिलेटेड बाय टी डुअलिटी और ग्रीन का मतलब है रिलेटेड बाय एस डुअलिटी। तो आप देख सकते हो कि टाइप टाइप वन और हेटेरोटिक दे आर रिलेटेड बाय एन एस डुअलिटी। और ये दोनों जो हैं अगेन ये दे रिलेटेड बाय टी डुअलिटी। सो इन ये रिलेशंस हैं इनके बीच में, इसका मतलब है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो वाइट कनेक्शन है इनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। ओके। सो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ओके, जो स्ट्रिंग थ्योरी अगर इतना ही अच्छा आइडिया है तो हाउ डू वी गेट द फिजिक्स ऑफ आवर वर्ल्ड जो हमें दिखती है हमारी यूनिवर्स के अंदर। हमें ये पता है कि ग्रेविटी जो है इट्स एक्सप्लेन बाय, सॉरी नॉट एक्सप्लेन, इट्स डिस्क्राइब्ड बाय आइंस्टाइंस जनरल रिलेटिविटी। और हमें ये भी पता है कि जो बाकी की फोर्सेज हैं दे आर डिस्क्राइब्ड बाय स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। तो कैन वी गेट आइंस्टाइंस जनरल रिलेटिविटी एंड स्टैंडर्ड मॉडल फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी? तो ये की क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके। सो जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी चूंकि 10 डायमेंशंस में आती है और हमें चाहिए 4 डायमेंशंस, बड़ी जो लार्ज डायमेंशंस हैं जो हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो 4 हैं, यानी कि 3 स्पेस डायमेंशन और 1 टाइम डायमेंशन। तो एक्स्ट्रा 6 डायमेंशंस हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि द मेक द एक्स्ट्रा 6 डायमेंशन स्मॉलर, वेरी वेरी स्मॉल। इतनी छोटी कर दो उनको कि हमारा कोई भी डिटेक्टर जो है वो उनको देख ना पाए। ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रिंग कंपैक्टिफिकेशंस और ये एक बहुत बड़ी सब फील्ड है स्ट्रिंग थ्योरी की। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो 6 डायमेंशन हैं एक्स्ट्रा, इनको छोटा करने का क्या एक ही तरीका है? आंसर है नहीं, इसको छोटा करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है। तो ये जो कई सारे तरीके हैं ना, आपको कोई एक तरीका चुनना पड़ेगा इन डिमेंशन को छोटा करने का। तो किस तरह से आप छोटा करते हो इन डिमेंशंस को, दैट हैज सम इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पैक्टिफिकेशंस। और ये जिस तरह से आप छोटा करते हो इन बाकी 6 डिमेंशंस को, ये डिक्टेट करता है कि जो फिजिक्स है हमारी बाकी 4 डिमेंशंस के अंदर वो कैसी दिखेगी। तो की क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं इन 6 डिमेंशंस को छोटा करने का कि हमारी जो 4 डिमेंशंस के अंदर फिजिक्स है वो दिखे जो हमने आज तक डिस्कवर की है, यानी कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और स्टैंडर्ड मॉडल। और ये एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है, ये आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन हम काफ़ी करीब जा रहे हैं इसके। तो एक चीज़ जो हम देख सकते हैं वो ये है कि स्टैंडर्ड मॉडल जो है उसके अंदर कायरल फर्मियंस होते हैं। अब कायरल फर्मियंस का मतलब क्या है? कायरल फर्मियंस, सो फर्मियंस जो है वो मैटर पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड सो ऑन। ये सारे के सारे फर्मियंस जो हैं दे कम इन टू पार्ट्स, इनको कहते हैं लेफ्ट हैंडेड पार्ट और राइट हैंडेड पार्ट। ये अगर आपने क्यूएफटी के ऊपर कोई कोर्स दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। अब कायरल फर्मियंस का मतलब ये है, कायरल फर्मियंस का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंडेड पार्ट और राइट हैंडेड पार्ट है ना, दे बिहेव डिफरेंटली। तो फॉर एग्जांपल वीक फोर्स जो है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, वीक फोर्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड पार्ट और राइट हैंडेड पार्ट को अलग तरीके से देखती है। तो ये सिर्फ मतलब है कायरल फर्मियंस का। अभी टर्न्स आउट कि अगर आपको कायरल फर्मियंस चाहिए ना, तो आप बहुत ज़्यादा सुपर सिमेट्री नहीं ले सकते अपनी थियरी के अंदर। आपको बहुत मिनिमल सुपर सिमेट्री लेनी होगी, यानी कि मिनिमल अमाउंट ऑफ सुपर सिमेट्री जो कि आप अलाउड है। तो इट टर्न्स आउट कि अगर आपको ये वाली सुपर सिमेट्री चाहिए, अब ये ऑब्वियस बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि लोगों ने डिस्कवर क्या किया, ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना। तो लोगों ने डिस्कवर किया कि अगर आपको मिनिमल सुपर सिमेट्री चाहिए ना, तो ये जो एक्स्ट्रा 6 डायमेंशंस हैं ये एक खास तरह की स्पेस बनाएंगे जिनको कहते हैं कलाबियाव मैनिफोल्ड्स। और अगर आपको 6 डायमेंशन चाहिए तो उनको कहते हैं कलाबियाव थ्री फोल्ड्स। अब ये थ्री फोल्ड जो ये जो CY3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कलाबियाव थ्री फोल्ड्स। अब थ्री क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है। कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो तो उसका एक रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 रियल नंबर्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो 3 कॉम्प्लेक्स डायमेंशन का मतलब है 6 डायमेंशन जो कि हमें चाहिए, 6 डायमेंशन यहाँ पे। तो ये जो कॉम्पैक्टिफिकेशंस हैं ये एक और काम भी करती हैं, और वो ये है कि ये स्ट्रिंग थ्योरीज के बीच में नई रिलेशनशिप्स भी देती हैं।
तो जो मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये जो वाइट लाइन्स हैं इनको आप इग्नोर कर दो, उनकी तरफ वापस जाता हूँ मैं अब। ये जो वाइट लाइन्स हैं इनका मतलब ये है कि आप ये थियरी लो और इसको किसी स्पेस के ऊपर कॉम्पैक्टिफाई कर दो। बाय द वे यहाँ पे एक गलती है, वो गलती ये है कि जो ये लाइन लगी हुई है ना एम थियरी और टाइप टू बी के बीच में, ये लाइन जो है ये एम थियरी और टाइप टू ए के बीच में होनी चाहिए, तो ये गलती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एम थियरी लो और एस वन का मतलब है सिर्फ सर्कल, इस सर्कल का सिर्फ टेक्निकल नाम एस वन है। तो इसका मतलब है कि एम थ्योरी लो आप उसको एक सर्कल के ऊपर कॉम्पैक्टिफाई करो तो आपको टाइप टू ए मिलती है। बट अगर आप वो सर्कल लो और इसके जो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं ना सर्कल में, उनको आइडेंटिफाई कर दो, यानी कि एक सर्कल लो और उसको स्क्वाश कर दो इस तरह से, इसको कहते हैं ऑर्बिफोल्ड, एस वन ऑर्बिफोल्ड। इसको लिखने का तरीका है S1/Z2, ये सिर्फ टेक्निकल तरीका है लिखने का। तो इट टर्न्स आउट कि अगर आप एम थ्योरी से स्टार्ट करो और ऑर्बिफोल्ड के ऊपर कॉम्पैक्टिफाई करो तो आपको ये मिलती है हेटेरोटिक E8/E8। तो आप देख सकते हो कि टाइप टू ए से हेटेरोटिक वाले पे जाने का ये एक रास्ता है थ्रू कॉम्पैक्टिफिकेशंस। और फिर अगर आप नीचे आओ तो डी इक्वल्स यानी कि 7 डायमेंशन और 6 डायमेंशन के अंदर, तो यहाँ पे कुछ और भी इक्विवेलेंसेस आप देख सकते हो इन स्पेसेस के ऊपर। तो ये K3 एक 4 डायमेंशनल स्पेस है, फिर T4 का मतलब है 4 डायमेंशनल टोरस। इनके बारे में अगर आपके क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हो अब, लेकिन ये वाले जो लेयर्स हैं नीचे की दो, इनके बारे में जानने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर वाली दो लेयर्स हैं ये इंटरेस्टिंग है ज़्यादा। ओके, सो अब क्वेश्चन ये है कि जो मैंने पहले ये जो प्रोग्राम बताया था सारा, कि आप एक 6 डायमेंशनल स्पेस लो ऐसी सच दैट कि ये जो 4 डायमेंशंस के अंदर फिजिक्स है वो वही दिखे जो कि हमने डिस्कवर किया आज तक। तो क्या हम ये कर सकते हैं? और मैंने कहा था कि ये एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, ये आज तक किसी ने नहीं किया। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हम ये करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि अगर तो ऐसा है कि 6 डायमेंशंस छोटी हैं और 4 डायमेंशंस बड़ी हैं, तो हमें कोई ऐसी कॉम्पैक्टिफिकेशन चाहिए जहाँ पे ये चीज़ सही रहे हमेशा, कि 6 डायमेंशंस छोटी रहें और 4 डायमेंशंस बड़ी रहें। यानी कि आपको एक हायरार्की चाहिए बिग और स्मॉल डायमेंशंस के बीच में। इसको कहते हैं स्केल सेपरेशन, और ये बहुत मुश्किल है अचीव करना। हमारे पास एक दो एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक एग्जांपल है जिसको कहते हैं DGKT। ये सिर्फ एक नेम है कॉम्पैक्टिफिकेशन का। इसके अलावा हमारे पास बहुत कम एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप ये हायरार्की अचीव कर सकते हो लार्ज और स्मॉल डायमेंशंस के बीच में। फिर एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डिस्कवर किया था कि हमारी यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है। और उसकी एक जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो ये है कि हमारी यूनिवर्स के अंदर एक डार्क एनर्जी है, और उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि हमारी यूनिवर्स के अंदर एक इनबिल्ट एनर्जी है स्पेस के अंदर, जिसको हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हमारी यूनिवर्स में पॉजिटिव है, और अगर आपकी यूनिवर्स में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो उसका एक नाम है, उसको कहते हैं डिसिटर स्पेस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप डिसिटर स्पेस अचीव कर सकते हो स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर। और चूंकि हमें पता है कि हमारी यूनिवर्स बहुत पुरानी है, इससे 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड, तो डिसिटर स्पेस जो आप आना चाहिए स्ट्रिंग थ्योरी से वो एटलीस्ट बहुत लंबी उम्र का होना चाहिए। इसको कहते हैं मेटास्टेबल डिसिटर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेटास्टेबल डिसिटर एक्वायर कर सकते हो स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर। इट टर्न्स आउट कि इट्स वेरी 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 हार्ड टू अचीव। एक्चुअली देयर आर सम थ्योरम्स जो कि ये कहती हैं कि ओके कुछ सिनारियोज के अंदर तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते मेटास्टेबल डिसिटर। तो इसके कुछ सिनारियोज लोगों ने पेश किए हैं, उनमें से एक सिनारियो इसको कहते हैं KKLT फॉर एग्जांपल। एक और सिनारियो है जिसको कहते हैं एक्साइटेड डिसिटर। बट ये सिनारियोज बहुत कम है क्योंकि ये बहुत 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 मुश्किल है। फिर एक लास्ट चीज़ है जो कि हम चाहते हैं जो कि हो, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिजिक्स बहुत बुरी होगी हमारी यूनिवर्स के अंदर। वो ये है कि जब आप डिमेंशन को छोटा करते हो ना, तो कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो है वो आपकी थियोरी के अंदर आ जाते हैं। अब अगर ये पार्टिकल्स लाइट हों, यानी कि सॉरी लाइट नहीं मैसलेस हों, यानी कि उनका कोई मैस नहीं है, तो ये कुछ नई फोर्सेस को जन्म दे देंगे। लेकिन हम वो फोर्सेस नहीं देखते हमारी यूनिवर्स के अंदर। हमारी यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अलावा कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि बहुत दूर तक इंटरेक्ट कर सके, यानी इनको कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेस। आप देखो कि सूरज जो है वो अर्थ को अपने ऑर्बिट के अंदर रखता है, हालांकि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेविटी जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर एक्ट कर सकती है। इसी तरीके से अगर आप एक एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने बालों में एक कंघी करो और पेपर के बिट्स सामने रखो, तो वो जो कंघी है वो पेपर के बिट्स को अट्रैक्ट कर सकती है। तो इट कैन एक्ट और वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आल्सो कैन एक्ट एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस हैं, इनके अलावा कोई लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स नहीं है हमारे यूनिवर्स के अंदर, राइट। तो अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा मैसलेस पार्टिकल्स आए तो वो एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस को जन्म देंगे जो कि हम नहीं देखते।
इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं जिनको हम मॉड्यूलाई कहते हैं, दे हैव टू बी हैवी, दे कैन नॉट बी मैसलेस। तो अब तरीका, सॉरी, क्वेश्चन ये है कि क्या कोई तरीका है इन एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को हैवी करने का। तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, इनको कहते हैं मॉडुलर स्टेबलाइजेशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब आप कॉम्पैक्टिफाई करते हो डायमेंशंस को। तो ये तीन बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी ऐसी अभी तक कॉम्पैक्टिफिकेशन नहीं है जो कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे और आपको स्टैंडर्ड मॉडल दे दे। तो अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल निकाल सको स्ट्रिंग थ्योरी से, यू विल सर्टेनली गेट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, बट इट्स अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम। ओके, तो अब चूंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही मुश्किल है, तो लोगों ने एक काम स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि ओके, हम शायद अभी हमारे पास इतने टूल्स नहीं हैं कि हम जो थ्योरी है सॉरी हाई एनर्जीज के ऊपर, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर, वो पता कर सकें कि क्या है। तो एक काम करते हैं कि हम देखते हैं कि क्वांटम ग्रेविटी की अगर कोई थ्योरी है, हमें नहीं पता क्या है, अगर कोई है, तो वो जो हमारी यूनिवर्स में जो सॉरी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एनर्जी होती है, लो एनर्जीज, उसके ऊपर वो कैसी दिखेगी क्वांटम ग्रेविटी। तो ये एक प्रोग्राम है, इसको कहते हैं स्वैम्प लैंड प्रोग्राम, और ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो वो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज क्वांटम ग्रेविटी लुक लाइक एट लो एनर्जीज। अब यहाँ पे मैं एक और नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ। जब आपके पास एक ऐसी डिस्क्रिप्शन होती है ना जो कि लो एनर्जीज पे काम करती है सिर्फ, इसको कहते हैं इफेक्टिव फील्ड थियरी। ठीक है, इसको ईएफटीज भी कहते हैं, ये इसका मतलब है इफेक्टिव फील्ड थियरी। तो अब क्वेश्चन, आप सॉरी, आई थिंक क्वेश्चन है किसी का, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। जी मैं ये पूछ रहा था कि आपने अभी बोला कि क्वांटम ग्रेविटी हमें नहीं पता कैसी दिखती है, तो हम स्वैम्पलैंड से ये कैसे पता कर सकते हैं कि लो एनर्जी पे कैसी दिखेगी फिर वो? सो ओके, सो कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आते हैं लो एनर्जी फिजिक्स से। फॉर एग्जांपल, हमें नहीं पता कि क्वांटम ग्रेविटी जो है वो कैसी दिखेगी हाई एनर्जीज के ऊपर, लेकिन हमें ये पता है कि जैसी भी दिखती है क्वांटम ग्रेविटी, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि लो एनर्जीज के ऊपर इट शुड रिप्रोड्यूस ब्लैक होल्स। क्योंकि हमें ब्लैक होल्स जो हैं, दे आर लाइक इररिफ्यूटेबल प्रिडिक्शंस ऑफ आइंस्टाइन्स ग्रेविटी। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्लैक होल फिजिक्स से आते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो लो एनर्जी के आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो कोई हाई एनर्जी के आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप मतलब बाद में आपका क्वेश्चन हो तो मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट की डिटेल भी दे सकता हूँ कि ब्लैक होल फिजिक्स से कैसे लोग आर्ग्यूमेंट जनरेट करते हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, इनको कहते हैं, बाय द वे इसके लिए एक टर्म यूज होती है फिजिक्स में, इनको कहते हैं बॉटम अप आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस टॉप डाउन आर्ग्यूमेंट्स। बॉटम अप आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि वो आर्ग्यूमेंट जो कि अपने लो एनर्जी फिजिक्स से जनरेट किए हैं। टॉप डाउन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है वो आर्ग्यूमेंट जो कि आपने हाई एनर्जी फिजिक्स से जनरेट किए हैं। तो अगर आप क्वांटम ग्रेविटी की को देखना चाहते हो कि वो कैसे दिखेगी लो एनर्जीज के ऊपर, तो आप बॉटम अप आर्ग्यूमेंट्स जो है वो जनरेट करो, ये मतलब होता है इसका। ओके, सो जो ईएफटीज हैं, दे दे कैन ईदर बी इन समथिंग कॉल्ड लैंडस्केप या स्वैम्प लैंड। अब इनका मतलब क्या है दो वर्ड्स का? लैंडस्केप का मतलब है वो तमाम की तमाम ईएफटीज जो कि कंसिस्टेंट हैं ग्रेविटी के साथ एट हाई एनर्जीज। स्वैम्प लैंड का मतलब है कि वो ईएफटीज जो कि कंसिस्टेंट नहीं है ग्रेविटी के साथ एट हाई एनर्जीज। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हम वो थ्योरीज, वो ईएफटीज जो कि कंसिस्टेंट नहीं है ग्रेविटी के साथ, क्या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ लो एनर्जी फिजिक्स को यूज करके? तो इन इस क्वेश्चन के आर्ग्यूमेंट, सॉरी, इस क्वेश्चन के आंसर में एक खास तरह के कंजेक्चर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, इनको कहते हैं स्वैम्पलैंड कंजेक्चर्स। अब स्वैम्पलैंड कंजेक्चर्स क्या हैं? देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो कि अगर फुलफिल करती है कोई थ्योरी, तो वो थ्योरी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकती ग्रेविटी के साथ। तो अब ये कंजेक्चर्स बहुत सारे हैं, मैं इनकी बात नहीं करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता सकता हूँ। तो ये कुछ मैंने कंजेक्चर्स दिए हैं स्वैम्पलैंड के, और आप देख सकते हो कि इनके बीच में ये लाइंस हैं, इनका मतलब ये है कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो पर्पल कंजक्चर्स हैं, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजक्चर्स, बट ये जो ब्लू कंजक्चर्स हैं, दे आर नॉट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द पर्पल कंजक्चर्स। तो ये जो पर्पल कंजक्चर्स हैं, मैं इनकी आपको बहुत सिंपल फॉर्म बता सकता हूँ। ये बहुत टेक्निकल कंजक्चर्स हैं, लेकिन मैं इनकी सिंपल फॉर्म बता सकता हूँ आपको। आई थिंक एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? स्ट्रॉन्ग कंजक्शन से क्या मुराद है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग कंजक्चर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एविडेंस है उन कंजक्चर्स के लिए, ये मतलब है इसका। जो ब्लू हैं यहाँ पे, ब्लू कंजक्चर्स हैं, उनके बारे में इतना एविडेंस मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये कंजक्चर, डिसिटर कंजक्चर, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं फिजिक्स के अंदर जो कि मानते भी नहीं है कि ये कंजक्चर ठीक है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है उस एविडेंस से जो कि इस कंजक्चर के लिए जाता है। लेकिन ये जो पर्पल कंजक्चर्स हैं,
वो इतने ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिजिसिस्ट है जो कि समझता है कि ये कंजक्चर जो है ये गलत है। तो ये मतलब है स्ट्रॉन्ग और वीक से मेरा मतलब ये है कि एविडेंस ज़्यादा है या कम है। ओके, सो ये तीन कंजक्चर्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बहुत वन लाइनर दे सकता हूँ कि मतलब क्या है इसका। पहला कंजक्चर है, इसको कहते हैं नो ग्लोबल सिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि क्वांटम ग्रेविटी में ग्लोबल सिमेट्रीज नहीं हो सकती। अब ग्लोबल सिमेट्रीज क्या होती हैं? वो सिमेट्रीज जो कि कहीं भी पूरे स्पेस टाइम के अंदर एक ही तरह से एक्ट करें। अब ये कंजक्चर जो है ये बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन ये कंजक्चर बहुत पावरफुल है, बिकॉज ये कंजक्चर जो है इसको लोगों ने यूज़ करके नए ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रोडिक्ट किए हुए हैं स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर। फिर एक कंजक्चर है, इसको कहते हैं वीक ग्रेविटी कंजक्चर। वीक ग्रेविटी कंजक्चर का मतलब ये है कि ग्रेविटी जो है, सॉरी, आई थिंक कोई वीडियो में मसला है शायद, या आई थिंक क्वेश्चन भी है किसी का। क्वेश्चन क्या है सर? इसमें लोकल सिमेट्री किस तरह हो सकती है सर? ये कोई एग्जांपल देंगे? हाँ, लोकल, गेज सिमेट्री, राइट। गेज सिमेट्री का कोई मसला नहीं है क्वांटम ग्रेविटी के साथ। अगर आपके पास एक गेज सिमेट्री हो, तो फॉर एग्जांपल U1 सिमेट्री, तो U1 सिमेट्री जो है वो सिमेट्री है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर होती है। तो अगर तो ऐसा होता कि क्वांटम ग्रेविटी जो है उसके अंदर गेज सिमेट्री नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो नहीं हो सकता, जो कि ऑफ कोर्स सही नहीं है। और इसके बहुत सारे और आर्ग्यूमेंट्स हैं कि गेज सिमेट्री कहाँ से आती है। लेकिन जो ग्लोबल सिमेट्रीज हैं वो वाकई में नहीं हो सकती क्वांटम ग्रेविटी में। अगर वो होंगी भी तो वो हाई एनर्जीज के ऊपर जाके ब्रेक हो जाएंगी, लो एनर्जीज के ऊपर रहेंगी वो सकती हैं। अच्छा, दूसरा कंजक्चर जो है वो ये है, उसको कहते हैं वीक ग्रेविटी कंजक्चर। हमें पहले ही पता है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटी जो है वो वीकेस्ट फोर्स है। वीक ग्रेविटी कंजक्चर जो है वो कहता है कि ये इनएविटेबल है। कोई भी क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी जो आप नहीं बना सकते जहाँ पे ग्रेविटी जो है वो वीकेस्ट फोर्स ना हो, और ये बहुत ज़्यादा रीअश्योरिंग है ये वाला कंजक्चर जो है। फिर एक तीसरा कंजक्चर है, वो ये है कि इफेक्टिव फील्ड थ्योरी, यानी कि वो थ्योरी जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग, सॉरी, जो सिर्फ वीक, सॉरी, लो एनर्जीज के ऊपर काम करती है, इट ब्रेक्स डाउन इन सम लिमिट। और अगेन दिस इज आल्सो नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज इट हैज़ टू ब्रेक डाउन एट सम लिमिट एनीवे। बट डिस्टेंस कंजक्चर जो है वो दरअसल इससे आगे भी जाता है, लेकिन मैं उसकी टेक्निकल डिटेल्स में जा नहीं रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है मुझे बता सकते हो। आई थिंक एक क्वेश्चन है किसी का, आप पूछ लो क्वेश्चन। आई थिंक देवनाथ का हैंड रेज है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। Hello. So am I audible? या आई कैन हेयर यू। Yeah. Sir, can you explain that topic of your page 16? For example, the moduli space. You have said three condition is there, no? So can you explain in more details? ये कंडीशंस Yeah. नहीं है, ये दरअसल वो Uh, हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस करते हैं। yeah, तो the problem, yeah. आपका क्वेश्चन मॉड्यूलाई के बारे में है, क्या है क्वेश्चन? Particularly moduli and moduli stabilization. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपका क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मॉड्यूलाई आते कहाँ से हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ हाँ कि ये जो जिस तरह से आप डायमेंशन को कंपैक्टिफाई करते हो, ये उसकी डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक डायमेंशन है जो कि एक सर्कल की शेप में है, और आपके पास एक जैसे फील्ड है जो कि Kaluza Klein compactification like that. या आई मीन ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं ये क्लोज लाइन थ्योरीज हैं, बिकॉज दे आर लाइक लिविंग ऑन स्मॉल डायमेंशंस, ऑफ कोर्स। या ओके, दैट्स Okay, इट। you can carry on. ओके, Yeah, थैंक you यू। can carry on. Okay. ओके, सो मैं, हाँ, ये लास्ट कंजक्चर की बात कर रहा था, डिसिटर कंजक्चर की। आई थिंक एक और क्वेश्चन है बुखारी का, आप पूछ लो क्वेश्चन। सर छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं लूनर साइकिल पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ। तो जब आप कहते हैं क्वांटम ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो इफेक्ट करती है सी पे भी, लूनर सिस्टम के चेंज होने से। तो क्या ये पूरे के पूरा स्ट्रिंग थ्योरी लूनर सिस्टम को भी मैयर करता है, या कोई ऐसी सब डोमेन है जो उसको वेल मैं आई मीन, आइडेंटिफाई करूँ? लूनर सिस्टम के लिए यू डोंट नीड स्ट्रिंग थ्योरी। आई मीन, अगर आपको इतनी लो एनर्जीज के ऊपर ग्रेविटी की डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी, इनफैक्ट यू डोंट इवन नीड जनरल रिलेटिविटी फॉर दैट। न्यूटन की जो ग्रेविटी है, इट्स गुड इनफ टू डिस्कस लूनर साइकिल्स। आई मीन, जो हमारी सोलर सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी ग्रेविटी परफॉर्म करती है, उसके लिए न्यूटोनियन ग्रेविटी इज मोर देन एनफ। एक्चुअली अगर आपको मार्स के ऊपर एक रोवर भेजना है, यू विल नेवर यूज जनरल रिलेटिविटी फॉर दैट। न्यूटन की ग्रेविटी जो है, इट्स मोर देन एनफ टू डू दैट, बिकॉज ये बहुत ही लो एनर्जीज के ऊपर ग्रेविटी का बिहेवियर है।
अगर आपको आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी तब चाहिए जब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स हों, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल के इर्द गिर्द अगर आपने डिस्क्राइब करनी है फिजिक्स, यू नीड जनरल रिलेटिविटी। फिर स्ट्रिंग थ्योरी आपको तब चाहिए जब ब्लैक होल के बीच में चले जाओ, क्योंकि ब्लैक होल के बीच में आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो यू नीड समथिंग जो कि इन सिंगुलैरिटीज को अवॉइड करे। तो लूनर साइकिल के लिए यू जस्ट नीड न्यूटोनियन ग्रेविटी, स्ट्रिंग थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ओके, सो अच्छा आगे आगे चलते हैं अब। सो ये एक ग्राफ है जो कि कुछ लोग बनाते हैं। ये ग्राफ का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे लिखा हुआ है फिनोमेनोलॉजिकल यूटिलिटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्या आप कुछ कह सकते हो एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं कोलाइडर्स के अंदर उनके बारे में यूजिंग दीज कंजेक्चर्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे लिखा हुआ है एविडेंस सपोर्ट फॉर दिस कंजेक्चर। तो ये एक डिलेमा है कि ये जो ग्राफ है ये इस तरह का दिखता है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एविडेंस है एक कंजक्चर के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो नो ग्लोबल सिमेट्रीज और वीक ग्रेविटी जिनके मैंने बात की पीछे, इनके बारे में एविडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको इनको यूज़ करके आप जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं हमारे कोलाइडर्स के अंदर उनके बारे में इतना कुछ कह नहीं सकते। दैट्स वाई फिनोमिना जो यूटिलिटी है इनकी वो बहुत कम है। लेकिन ये जो कुछ दो और कंजक्चर हैं जिनकी मैंने बात नहीं की है, इनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन इनके बारे में एविडेंस बहुत कम है। तो ये एक डिलेमा है हमारे पास कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजेक्चर्स हैं वो इतने यूज़फुल नहीं है और जो यूज़फुल हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमारा एक एम जो होना चाहिए वो ये है कि ये जो कंजेक्चर्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं उनके लिए एविडेंस ज़्यादा गैदर करें ताकि ये पॉइंट्स इधर आ सकें, सॉरी इधर नहीं बल्कि इधर आ सकें, इस तरफ जा सकें ये पॉइंट्स। तो ये एक चीज़ है जो कि जिस पे लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूंगा इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ टॉक को, वो है स्ट्रिंग यूनिवर्सैलिटी। अब स्ट्रिंग यूनिवर्सैलिटी क्या है? स्ट्रिंग यूनिवर्सैलिटी ये है कि ये जो मैंने पहले पीछे बात की है कि हम ये देख सकते हैं कि कौन सी लो एनर्जी डिस्क्रिप्शंस यानी कि कौन सी ईएफटीज ग्रेविटी के साथ कंसिस्टेंट है। सपोज करो कि हमारे पास उन तमाम ईएफटीज की एक लिस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो तमाम ईएफटीज हैं क्या ये स्ट्रिंग थ्योरी से आती हैं या कोई ऐसी ईएफटी भी है जो कि स्ट्रिंग थ्योरी से नहीं आ सकती, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि तमाम जो ईएफटीज हैं वो स्ट्रिंग थ्योरी से आती हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग यूनिवर्सैलिटी। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि डू ऑल ईएफटीज दैट आरंट इन स्वैम्पलैंड, तो स्वैम्पलैंड में ना होने का मतलब है कि दे आर कंसिस्टेंट विद ग्रेविटी, दे कम फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी। ये क्वेश्चन है। इफ दे डू देन इसका मतलब ये है कि तमाम क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरीज जो हैं दे शुड बी इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग थ्योरी। इसको कहते हैं स्ट्रिंग यूनिवर्सैलिटी बिकॉज इट वुड मीन के एवरीथिंग इज स्ट्रिंग थ्योरी इन डिस्गाइज। आई मीन एवरीथिंग का मतलब है एवरी क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी। बट इफ दे डोंट, जिसका मतलब है कि कोई एक थ्योरी ऐसी है, कोई एक ईएफटी एटलीस्ट ऐसी है जो स्ट्रिंग थ्योरी से नहीं आती, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि देयर कैन बी डिस्टिंक्ट क्वांटम ग्रेविटी थ्योरीज, ठीक है। हमें अभी नहीं पता कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक है। हमें ये पता है कि अगर आप 10 डायमेंशंस, 9 डायमेंशंस, 8 डायमेंशंस और प्रॉबली 6 डायमेंशंस इनके अंदर कोई भी ईएफटी देखो तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि यस एवरी ईएफटी कम्स फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी। बट हमें ये ये इंश्योर करना है कि 7 डायमेंशंस, 5 डायमेंशंस, 4 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस एंड 2 डायमेंशंस इनके अंदर भी ये बात ठीक है। लेकिन ये अभी तक हमें पता नहीं है और ये एक ऑनगोइंग रिसर्च का प्रोजेक्ट है। ओके, सो ये आई थिंक लास्ट चीज़ थी इसके बारे में। इसके बाद मैं सिर्फ कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज़ के बारे में बात करूंगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड अबाउट एनीथिंग। सो यहाँ पे कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज़ जो हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि जिसके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं इस वक्त। पहली बात ये है कि क्या जो डिस्टेंस कंजेक्चर है जिसके बारे में मैंने पीछे बात की थी, ये वाला कंजेक्चर के इफेक्टिव फील्ड थ्योरी ब्रेक्स डाउन इन सम लिमिट्स। अब ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे ये बहुत ही नाइव और बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड है। डिस्टेंस कंजेक्चर ज़्यादा स्पेसिफिक है इससे। अब ये जो है ये सिर्फ कंजेक्चर है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये कंजेक्चर जो है इसको आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो ये एक क्वेश्चन है कि प्रूव एन एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टेंस कंजेक्चर, कैन यू डिराइव इट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। और फिर एक और भी चीज़ है इसके बारे में कि हाउ टू एक्सटेंड इट टू स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस। इसके बारे में मैंने बात नहीं की लेकिन अगर आपका क्वेश्चन हो तो मैं बता सकता हूँ उसका मतलब क्या है। फिर एक और क्वेश्चन ये है कि विच वर्जन ऑफ WGC इज वीक ग्रेविटी कंजेक्चर। वीक ग्रेविटी कंजेक्चर के बहुत सारे वर्जन हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा वर्जन करेक्ट है और कौन सा वर्जन कंप्लीट है। फिर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो नो ग्लोबल सिमेट्रीज कंजेक्चर है वो नए ऑब्जेक्ट्स प्रेडिक्ट करता है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि विच न्यू ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नो ग्लोबल सिमेट्रीज कंजेक्चर। एक बहुत मशहूर जो ऑब्जेक्ट प्रेडिक्ट हुआ था कुछ साल पहले उसको कहते हैं R7 ब्रेन। तो R7 ब्रेन जो है उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है ये एक प्रॉब्लम है। फिर एक बहुत मशहूर कंजेक्चर है स्वैम्पलैंड कंजेक्चर। उसको कहते हैं कि
कोई भी नॉन सुपर सिमेट्रिक एटीएफ सोल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं हो सकती। ये एक कंजेक्चर है जो कि वाफा और उगूरी ने दिया था, ये दो साइंटिस्ट्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये बात सही है कि क्या हमारे पास कोई एक भी ऐसी सोल्यूशन है जो कि नॉन सुपर सिमेट्रिक है और रेडियस है जो कि स्टेबल हो? हमें नहीं पता। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड दीज कंजेक्चर्स इन होलोग्राफिक लैंग्वेज। अब होलोग्राफी अगर आपको पहले से पता है कि क्या है तो आप ये समझ सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर इसको आप छोड़ दो। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। होलोग्राफी एक पूरा एक नया आइडिया है, इसके बारे में काफ़ी टाइम लगेगा अगर मैं बात करूंगा तो। और फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन स्वैम्पलैंड कंजेक्चर्स। अब मैंने पीछे आपको एक डायग्राम दिखाई थी, ये वाली। इसमें कुछ रिलेशनशिप्स हमें पता है कंजेक्चर्स के बीच में, हमें पता है कि कौन सा कंजेक्चर किस कंजेक्चर के इक्विवेलेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन आई डोंट थिंक कि हमें ये पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप्स का ये कंप्लीट है या नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो। तो आई थिंक थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक क्वेश्चन था सर। श्योर। क्वेश्चन ये था कि जो मेन ऑब्स्टिकल है अभी, जैसे आपने ये जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई स्ट्रिंग थ्योरी में, ये मतलब ये सीम लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रादर देन मतलब, तो मेन ऑब्स्टिकल स्ट्रिंग थ्योरी में मैथमेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है जो आई डोंट नो कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मेन ऑब्स्टिकल क्या है, लेकिन दोनों ऑब्स्टिकल्स मौजूद हैं। स्ट्रिंग थ्योरी जो है इट डज मेक प्रेडिक्शंस। पहली बात तो ये है कि ये जो पॉपुलर साइंस के अंदर ये नैरेटिव है ना कि स्ट्रिंग थ्योरी डज मेक प्रेडिक्शंस, दैट्स जस्ट रॉन्ग। स्ट्रिंग थ्योरी मेक्स प्रेडिक्शंस, बट प्रॉब्लम ये है कि उन प्रेडिक्शंस को टेस्ट करने के लिए यू नीड अ पार्टिकल एक्सेलरेटर व्हिच इज एज बिग एज द गैलेक्सी। तो वो तो नहीं बनने वाला ऑफ कोर्स। तो अगर आपके पास एक ऐसा एक्सेलरेटर हो जो कि गैलेक्सी जितना बड़ा हो तो यू कैन एक्चुअली टेस्ट इट। तो ये एक्सपेरिमेंटल हर्डल है। अब कुछ हर्डल जो हैं दे आर मैथमेटिकल। उनमें से एक हर्डल ये है कि कैन यू जैसे कि मैंने पीछे बोला था कि कैन यू कम अप विद सम स्पेस जो कि उस 4 डायमेंशनल फिजिक्स को रिप्रोड्यूस करे जो कि हम डिस्कवर कर चुके हैं आज तक, जैसे यानी कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और स्टैंडर्ड मॉडल। तो हमें नहीं पता कि ये बात ठीक है या नहीं। तो ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट स्पेसेस, राइट। तो दोनों प्रॉब्लम्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है। दोनों प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो। Hi, hi Hassan. हाय। I have another question. In one श्योर। of your slide, you have shown different type of string theory. So I think in bosonic string theory, there is a there is a existence of tachyon, and the another problem is we have to complexify 26 dimension. No, so यस। the superstring is better because it has 10 dimension and lack of tachyon. But one यस। thing, so far in the experiment in CERN or in other observatory collider, that there is a no existence of supersymmetry. So is it problematic यस। or सो string theory में कोई question डाल देता है is it right theory of quantum gravity or not? सो सबसे पहली बात आपने कहा कि बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी, जिसकी मैंने बात नहीं की क्योंकि उसके अंदर टैक्योन्स होते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो हाँ वो तो है, वो प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज उसके अंदर टैक्योन्स हैं। और हाँ ये बात भी सही है कि बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो 26 डायमेंशंस में रहती है। हाँ वो बात सही है, लेकिन उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स प्रॉब्लमेटिक, उसके अंदर टैक्योन्स हैं। अब जहाँ तक सुपर सिमेट्री की बात है तो सुपर सिमेट्री के बारे में एक जो सबसे कड़वा घूंट है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता है कि सुपर सिमेट्री हमारी जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं इस एनर्जी स्केल के ऊपर सुपर सिमेट्री नहीं है। ठीक है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज अगर सुपर सिमेट्री होती तो तमाम पार्टिकल्स के मैसेज सेम होते हैं, जो कि सच नहीं है ऑफ कोर्स। इसका मतलब है कि सुपर सिमेट्री अगर तो है हाई एनर्जीज के ऊपर तो इट हैज टू बी ब्रोकन एट सम एनर्जी स्केल। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो कि जो हिग्स मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये जो सलाम और वाइनबर्ग ने जनरेट किए थे मैसेज डब्ल्यू बोसॉन्स और जी बोसॉन्स के लिए, वहाँ पे भी ये होता है कि एक सिमेट्री हाई एनर्जीज के ऊपर है एंड इट ब्रेक्स। ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब सुपर सिमेट्री जो है उसके बारे में हमें ये नहीं पता कि वो किस एनर्जी पे ब्रेक होगी। अब ने बात की कि कोलाइडर के अंदर जो है वो हमें नहीं दिखी सुपर सिमेट्री। ओके। उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो एनर्जी एक्सेस कर सकता है कोलाइडर
उन एनर्जीज के ऊपर सुपर सिमेट्री ब्रेक नहीं होती, बल्कि उससे किसी हायर एनर्जी के ऊपर होती है अगर सुपर सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन आपको ये कहना, अगर आप ये कहना चाहते हो कि सुपर सिमेट्री जो है वो नहीं मिली कोलाइडर में, देन यू हैव टू लुक एट ऑल द एनर्जीज अप टू प्लांक स्केल। प्लांक स्केल जो है वो एनर्जी स्केल है जहाँ पे ग्रेविटी जो है वो बाकी इंटरेक्शंस के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाती है, और वो बहुत बड़ा एनर्जी स्केल है। वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक ऐसा एक्सेलरेटर चाहिए जो कि ग्रेविटी, जो कि गैलेक्सी जितना बड़ा हो। तो वो तो नहीं होने वाला अभी थोड़े दिनों में, राइट। तो कोलाइडर में सुपर सिमेट्री ना मिलना, उसका मतलब सिर्फ ये है कि सुपर सिमेट्री का जो ब्रेकिंग स्केल है वो बहुत ऊंचा है, उस स्केल से एटलीस्ट ऊंचा है जो कि वहाँ पे है कोलाइडर्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप LHC देखो, LHC की जो टोटल एनर्जी है, मोस्ट एनर्जी, वो है 13 TeVs, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सुपर सिमेट्री का जो ब्रेकिंग स्केल है वो 13 TeVs से ऊपर है, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं है। और इससे ये होता है कि बहुत से लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं सुपर सिमेट्री के अंदर। हाँ, ये तो होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सुपर सिमेट्री डिस्प्रूव हो गई है। कोई और क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू सर। काइंडली आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है। तो सर हाल से कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस होंगे तो काइंडली वो एंगेज करें। श्योर, नो प्रॉब्लम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे हमें पता है कि जो क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरीज हैं उनको हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज डिस्टेंसेस आर सो स्मॉल और हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एज यू सेड कि हमें एक पार्टिकल कोलाइडर चाहिए होगा गैलेक्सी के साथ का। तो सर मैंने ये पूछना था कि क्या कोई ऐसा अल्टरनेट तरीका या इनडायरेक्ट तरीका है जिससे हम स्ट्रिंग थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि सर जो स्ट्रिंग थ्योरी के क्रिटिक्स है ना, वो गोल पोस्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें आप स्ट्रिंग सिखाएं। तो क्या ऐसा कोई इनडायरेक्ट तरीका है जिससे हम या आई मीन ये बहुत आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो स्ट्रिंग थ्योरी के क्रिटिक्स हैं वो गोल पोस्ट बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, और मेरे अपने पर्सनली प्रॉब्लम्स रहे हैं उनसे। एरिक वाइंस्टीन ने मुझे पर्सनली टैग करके कहा था कि यू डिलूजनल, सबीन हॉजरफेल्डर ने भी। सो इट्स अ थिंग। सो सबसे पहली बात तो ये है कि यस, आप कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग थ्योरी, अगर आप मुझसे ये पूछो कि स्ट्रिंग थ्योरी का अगर कोई टेस्ट होगा इन फ्यूचर, तो सबसे पहला टेस्ट क्या हो सका होगा, उसकी सबसे ज़्यादा लाइक्लीहुड किसकी है? तो मैं कहूँगा कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जो हैं, दे आर स्ट्रिंग लाइक बॉडीज इन द यूनिवर्स जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और अगर आपको वो मिल जाए ना तो इट्स पॉसिबल कि दे आर फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी। और उसके लिए आपको एक इतना बड़ा एक्सेलरेटर नहीं चाहिए जो कि गैलेक्सी जितना बड़ा हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। एक ना चीज़ जिसके बारे में ना बहुत कम लोग बात करते हैं, हालांकि वो स्ट्रिंग थ्योरी का टेस्ट नहीं है, लेकिन उससे ना आपको जो कॉन्फिडेंस है स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर वो बढ़ता है, और वो ये है, एक जैसे कि मैंने अभी एक आइडिया की बात की थोड़ी देर पहले, जिसको कहते हैं होलोग्राफी, ठीक है। अब होलोग्राफी, बाय द वे मैं ये स्क्रीन शेयर खत्म कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इसकी शायद ज़रूरत ना पड़े अब, अनलेस कि कोई क्वेश्चन पूछे उसके बारे में। ओके, सो होलोग्राफी जो है वो ये आइडिया है कि हमारी जो दुनिया है ना, उसकी एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दरअसल उस तमाम इन्फॉर्मेशन का सोर्स है जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर है। इसलिए इसको कहते हैं होलोग्राफिक यूनिवर्स। अब ये आइडिया जो है ये इंडिपेंडेंट है स्ट्रिंग थ्योरी से, लेकिन इसकी मोटिवेशन स्ट्रिंग थ्योरी से आई थी। अब एक एक्सपेरिमेंट है जो कि ना 2004 के अंदर हुआ था आई थिंक, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो इस बारे में है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे हॉट चीज क्या है दुनिया के अंदर, व्हाट इज द हॉटेस्ट थिंग पॉसिबल, तो शायद आप कहोगे कि वेल आई मीन गैसेस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है लिक्विड को गैस बनाने के लिए, बट आप उसको और भी गर्म कर सकते हो। अगर आप उसको और गर्म करो तो इट बिकम्स प्लाज्मा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम से बाहर आ जाते हैं। बट आप और भी गर्म कर सकते हो, अगर आप और गर्म करो तो न्यूक्लियाई पिघल जाते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं, इसको ये भी एक प्लाज्मा है बाय द वे। लेकिन क्या आप और आगे जा सकते हो? आंसर है हाँ, आप जा सकते हो। आप जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको भी काइंड ऑफ मेल्ट कर सकते हो, ठीक है। जब आप उनको मेल्ट करते हो ना, तो यू गेट समथिंग कॉल्ड क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। अब हमें पता है कि आप एक सिंगल क्वार्क नहीं देख सकते, राइट, लेकिन एक क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा आप बना सकते हो। तो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा इज द हॉटेस्ट थिंग दैट्स पॉसिबल। अब जितने भी हॉट हो वो, इट्स स्टिल अ प्लाज्मा, विच मीन्स कि इट्स अ फ्लूइड। तो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो इसके बारे में जो कि आप फ्लूइड्स के बारे में पूछते हो। तो एक क्वेश्चन जो कि आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा शायद फ्लूइड्स के बारे में, वो ये है कि यू कैन टॉक अबाउट विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, राइट, कि एक फ्लूइड जो है वो कितना विस्कस है। फॉर एग्जांपल शहद बहुत विस्कस है, वाटर इतना विस्कस नहीं है।
तो क्वेश्चन ये है कि ओके व्हाट इज द हाउ डज द विस्कोसिटी ऑफ क्वार्क ग्लू ऑन प्लाज्मा बिहेव। अब ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि हमारे यूनिवर्स के बारे में है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इट टर्न्स आउट कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आंसर करना यूजिंग द QCD जो कि थ्योरी है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस की। QCD को आप यूज करके ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल है। बट इट टर्न्स आउट कि होलोग्राफी को यूज करके आप एक आंसर निकाल सकते हो, एंड इट टर्न्स आउट कि यू कैन इवन टेस्ट दैट आंसर। तो 2004 के अंदर आई थिंक या 5 के अंदर रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर, ये ब्रुक हेवन नेशनल लैब, यहाँ से इतनी दूर नहीं है मेरे से, वहाँ पे है। उन्होंने ये टेस्ट किया था कि जो होलोग्राफी आंसर दे रही है विस्कोसिटी के बारे में क्वार्क ग्लू ऑन प्लाज्मा की, क्या वो सही है या नहीं, और वो सही था। तो हालांकि अब मैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये स्ट्रिंग थ्योरी का टेस्ट नहीं है, लेकिन ये होलोग्राफी का टेस्ट है, और होलोग्राफी जो है उसकी मोटिवेशन स्ट्रिंग थ्योरी से आती है। तो इसके बारे में लोग मैंने देखा कि ऑलमोस्ट कभी बात नहीं करते कि होलोग्राफी का जो टेस्ट है वो क्वार्क ग्लू ऑन प्लाज्मा के तहत हुआ है। तो इस तरह के टेस्ट जो हुए हैं वो आप कर सकते हो। फिर एक और टेस्ट जिसके बारे में लोग काफ़ी होपफुल थे, वो अभी तक हुआ नहीं है, वो ये है कि अगर एक्स्ट्रा डिमेंशन एग्जिस्ट करती हैं तो कैन यू हैव दिस सिनारियो कि आप दो पार्टिकल्स को कोलाइड करवाओ और उनकी कुछ एनर्जी जो है इट गेट्स लॉस्ट इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस। तो इफ़ यू गेट सम एनर्जी जो कि लॉस्ट है एंड यू कांट सी कि वो कहाँ गई है, तो प्रॉब्ली दैट्स वन एक्सप्लेनेशन कैन बी दैट इट गॉट लॉस्ट इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में लोग बात करते थे कुछ सालों से पहले तक, लेकिन मैं चूंकि एक्सपेरिमेंटलिस्ट नहीं हूँ, मैंने इसके बारे में ज़्यादा कीप अप नहीं किया है वैसे। लेकिन आई थिंक मैं कहूँगा कॉस्मिक स्ट्रिंग जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स। और ये मेरे कुछ स्ट्रिंग कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि स्ट्रिंग कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जो हैं दे आर वेरी प्रॉमिसिंग। I have a question. Am I audible? आपकी आवाज़ काफ़ी गूंज रही है, तो मैं शायद आपके क्वेश्चन समझ ना पाऊँ, तो आप वैसे पूछो, मैं बता दूंगा अगर मुझे समझ आई या नहीं। Okay. आपने मेंशन किया कि जो 5 टाइप्स के स्ट्रिंग थ्योरीज है, they are all equivalent और उनमें duality exist करती है. So and एक डिफरेंस जो आपने मेंशन किया वो ये था कि the presence and absence of open loops. तो मेरे दो क्वेश्चंस हैं. First is what are loops, and then why do we need to consider them if they don't make any difference? ओके, सो आपकी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही थी, लेकिन मुझे जो समझ आई है वो ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट आर ओपन लूप्स, ये बात सही है? Yes. ओके, और आपने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाई डू यू नीड देम, ये बात भी सही है या नहीं? Yes. ओके, सो पहली बात तो ये है कि व्हाट आर ओपन लूप्स। ओके, सो ओपन लूप्स के बारे में मैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि दे आर जस्ट स्ट्रिंग्स दैट हैव टू एंड पॉइंट्स। आप सपोज करो कि एक रबर बैंड लो, आप उसको तोड़ दो तो इट विल हैव टू एंड पॉइंट्स, ठीक है? तो दैट्स जस्ट ओपन स्ट्रिंग, ये बेसिक आइडिया ओपन स्ट्रिंग के पीछे। अब व्हाई डू यू नीड देम? सो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि ये जो सारी की सारी जो स्ट्रिंग थ्योरीज हैं टाइप 1 वगैरह, ये सारी की सारी ये है एक ही थ्योरी की लिमिट्स हैं। तो इट्स नॉट कि यू कैन जस्ट डू यू कैन जस्ट सॉरी कि आप जब यू कैन जस्ट गेट रिड ऑफ ओपन स्ट्रिंग्स, यू कांट, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रक्चर जिसको हम थ्योरी कहते हैं। तो यू हैव टू इन्वॉल्व देम, अदरवाइज यू विल ब्रेक द होल थिंग डाउन। आई मीन अगर आप कहो कि टाइप 1 थ्योरी मुझे नहीं चाहिए, या यू कांट डू दैट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ सिंगल थ्योरी जिसको हम एम थ्योरी कहते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल इसकी दे सकता हूँ कि क्यों चाहिए हमें ओपन स्ट्रिंग्स। वो इसलिए चाहिए बिकॉज मैंने एक चीज़ जिसके बारे में बात नहीं की ना इस टॉक के अंदर, वो है डी ब्रेन्स। तो डी ब्रेन्स क्या होते हैं? डी ब्रेन्स आर जस्ट मेम्ब्रेन्स, ठीक है? अब ओपन स्ट्रिंग्स जो है उनकी खासियत ये है कि जो उनके ये जो उनके एंड पॉइंट्स है ना, दे कैन एंड ऑन अ मेम्ब्रेन, राइट? अगर ये टी ब्रेन है तो इसके ऊपर ये दो ओपन स्ट्रिंग्स, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, ये दे कैन एंड ऑन द ब्रेन। बट क्लोज स्ट्रिंग्स जो हैं उनके जो एंड पॉइंट्स नहीं होते, तो दे डोंट हैव टू एंड एनीवेयर। तो अगर तो ऐसा है कि हमारा यूनिवर्स जो है इट्स ऑन अ डी ब्रेन, जो कि एक आइडिया है जो कि कुछ लोग जो है एंटरटेन करते हैं। तो अगर हमारा यूनिवर्स एक मेम्ब्रेन है, 3 डायमेंशनल मेम्ब्रेन, राइट? तो जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं दे मे बी ओपन स्ट्रिंग्स, ठीक है? जिसका मतलब है कि दे कांट लीव आवर वर्ल्ड। अच्छा, बट हमें ये पता है, और ये अगेन मैंने बात नहीं की इसके बारे में, बट इट्स ट्रू कि ग्रेविटी जो है इट कांट बी बिकॉज ऑफ ओपन स्ट्रिंग्स, इट हैज टू बी क्लोज स्ट्रिंग्स। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी डजंट हैव टू लिव इन आवर वर्ल्ड, it can go in directions which are like perpendicular to our world, यानी कि it can leave our world। और ये एक एक्सप्लेनेशन है जो कि कुछ स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ने यूज की है टू एक्सप्लेन कि व्हाई ग्रेविटी इज द वीकेस्ट फोर्स।
they say कि gravity is as strong as the other forces, but it leaks out of our world because चूंकि वो closed string से बनी हुई है, तो it doesn't have to be bound to our world. लेकिन जो बाकी की सारी forces हैं, जैसे कि electromagnetism और strong force, weak force और matter particles, they are made of open strings, so they have to be bound to our world because उनके जो end points हैं, they are stuck to the brain जिसके ऊपर हम रहते हैं. तो ये एक आइडिया है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ओके ओपन स्ट्रिंग्स जो हैं दे कैन बी वेरी यूजफुल, बट इसके और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन वो थोड़े से टेक्निकल है. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं बोल सकता हूँ उनके बारे में भी, लेकिन ये एक रीजन है. आई होप के दिस वाज गुड इनफ. मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से नहीं आ रही, लेकिन आप पूछो, मैं बता दूंगा मुझे समझ आई कि नहीं. बात की थी कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसको अगर हमें स्टैंडर्ड मॉडल में कन्वर्ट करना हो तो हमें कोई वाइबल 6 डायमेंशंस को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है. तो 6 डायमेंशंस को कॉम्पैक्ट करते हुए हमारी कंजर्वेशन लॉस पे कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता? Okay, so I think that's a good question. So नहीं आना चाहिए. कुछ 6 dimensions, so कुछ हर compactification वर्क नहीं करेगी, right? आपको वो compactification चाहिए जो कि जैसे कि आपने कहा कि जो कंजर्वेशन लॉज जो हैं उसको इफेक्ट ना करे, और वो पूरी की पूरी वो फिजिक्स है जो कि हमें पता है 4 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती है, यानी कि स्टैंडर्ड मॉडल. कुछ अब स्टैंडर्ड मॉडल की कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेनिंग है. वो बता सकती हैं कि ओके ये कंपैक्टिफिकेशन नहीं वर्क करेगी लेकिन ये करेगी. लेकिन आई डोंट थिंक कंजर्वेशन, सो ओके फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो अब स्टैंडर्ड मॉडल की अगर आप बात करो तो उसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड बेरियन नंबर्स, ठीक है, एंड देयर आर समथिंग कॉल्ड लेप्टॉन नंबर्स, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? लेप्टॉन्स जो हैं वी नो कि दे आर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सॉरी न्यूट्रिनोज, और टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो, इन सब का लेप्टॉन नंबर 1 होता है और इनके एंटी पार्टिकल्स का लेप्टॉन नंबर -1 है. अब देयर इज अ कंजर्वेशन लॉ जिसको कहते हैं लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन फॉर ईच लेप्टॉन नंबर, राइट. अब ये कंजर्व रहना चाहिए या नहीं, इसका आंसर ये है कि एट लो एनर्जीज इट शुड बी कंजर्व्ड. बट मैंने आपको एक बात बताई थी स्वैम्पलैंड प्रोग्राम की, जब मैं बात कर रहा था तब मैंने कहा था कि क्वांटम ग्रेविटी कांट हैव ग्लोबल सिमेट्रीज. और ये जो मैंने बात की है ना, ये लेप्टॉन नंबर और बेरियन नंबर्स, दे आर ऑल ग्लोबल, दे ऑल कम फ्रॉम ग्लोबल सिमेट्रीज. इसका मतलब ये है कि दीज कंजर्वेशन लॉज शुड ब्रेक एट हाई एनर्जीज, राइट. तो दे शुड नॉट बी कंजर्वेशन लॉज एट हाई एनर्जीज, लेकिन लो एनर्जीज के ऊपर दे शुड बी. और बाय द वे ये अगर आपको लगे ना कि ये अजीब सी बात है कि व्हाई शुड दे बी ब्रोकन, आई मीन हमें पता है कि ये कंजर्वेशन लॉज है, तो ये सिर्फ स्ट्रिंग थ्योरी किसके लिए स्पेसिफिक नहीं है ये बात. जो लोग स्ट्रिंग थ्योरी से नफरत करते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जब ICTP गया था तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे जो कि नफरत करते थे स्ट्रिंग थ्योरी से. इवन व्हेन ही मेक्स गट मॉडल्स जो हैं वो ग्रैंड यूनिफाइड मॉडल्स हैं. तो जब लोग क्या कहते हैं वो मॉडल्स बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स को यकजा करते हैं, वहाँ पे भी ये जो क्या कहते हैं बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर है, दे आर वायलेटेड. जो चीज़ कंजर्व रहती है इट्स B-L, यानी कि बेरियन नंबर माइनस लेप्टॉन नंबर, वो कंजर्व रहती है, लेकिन बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर इटसेल्फ आर नॉट कंजर्व्ड. तो अगर आप इन कंजर्वेशन लॉस की बात कर रही हो तो दे डोंट हैव टू बी कंजर्व्ड, दे विल बी ब्रोकन एट हाई एनर्जीज. बट अगर आप बात कर रही हो चार्ज कंजर्वेशन की, ऑफ कोर्स that should be conserved. You can't violate charge conservation या फिर एनर्जी mass conservation, वो भी आप ब्रेक नहीं कर सकते. स्ट्रिंग थ्योरी विद टैक्यून्स की कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं जो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, अब दोबारा बोल सकती हो प्लीज. स्ट्रिंग थ्योरी विद टैक्यून्स जो आपने कहा था कोई प्रॉब्लमैटिक होती है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, तो उसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? ओके, जो मुझे जो क्वेश्चन की समझ आई है वो ये है कि क्या मैं एग्जांपल दे सकता हूँ टैक्यून्स की, इज इट करेक्ट, या ये क्वेश्चन है आपका या कुछ और है? या भी ये क्वेश्चन है कि कुछ कुछ स्ट्रिंग थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं विद टैक्यून्स, ये क्वेश्चन है? ओके. सो यस,
सो मैंने एक बात की थी हेटेरोटिक थ्योरीज की, ठीक है। तो हेटेरोटिक थ्योरीज जो हैं वो उनका नाम जो है ना हेटेरोटिक, वो एक वजह से है। वो वजह ये है कि अगेन मुझे थोड़ी टेक्निकल डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन लेट मी नो कि अगर कोई बात समझ ना आए तो इन स्ट्रिंग थ्योरी यू हैव समथिंग कॉल्ड लेफ्ट सेक्टर एंड राइट सेक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपके पास दो सेक्टर्स हैं, एक एक पार्ट तरह के पार्टिकल्स रहते हैं लेफ्ट सेक्टर के अंदर और एक राइट सेक्टर के अंदर। अब जो टाइप 2 थियरीज हैं जिनकी मैंने बात की थी, वहां पे ये होता है कि लेफ्ट सेक्टर और राइट सेक्टर दोनों में सुपरसिमेट्री होती है, ठीक है। जो हेटेरोटिक थियरी है ना, वहां पे ये होता है कि लेफ्ट सेक्टर में सुपरसिमेट्री होती है, सॉरी लेफ्ट में नहीं होती और राइट में होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं, चूंकि ये दो अलग तरह की हैं सेक्टर्स, तो ये हेट्रोजीनस, दैट्स व्हाई हेटेरोटिक, तो ये नाम यहाँ से आता है। अब हेटेरोटिक थ्योरीज जो हैं उनको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सो दे आर बेस्ड ऑन कि आप बाउंड्री कंडीशंस क्या लेते हो कुछ फील्ड्स के लिए। तो अगर हमें पता है कि अगर एक फील्ड को आपको कंटिन्यूअस रखना है, तो अगर वो जब एक सर्कल के इर्द गिर्द घूम के वापस आती है तो इट शुड कम बैक टू इटसेल्फ। तो इसको ये एक तरह की बाउंड्री कंडीशन है, बट देयर आर सम अदर बाउंड्री कंडीशंस जो कि आप कंसिडर कर सकते हो, और वो डिफरेंट तरह की हेटेरोटिक थ्योरीज देते हैं। तो देयर आर सम हेटेरोटिक थ्योरीज दैट यू कैन मेक यूजिंग दीज बाउंड्री कंडीशंस जो कि टैक्यॉन्स रखती हैं। आप अगर आप पोल्चिंस्की की स्ट्रिंग थ्योरी का सेकंड वॉल्यूम देखो और उसका चैप्टर 11 देखो, तो वो हेटेरोटिक थ्योरीज के बारे में है। तो वहाँ पे आपको तीन हेटेरोटिक थ्योरीज वो दिखाएगा। उसमें दो जो हैं वो हैं जिनकी मैंने बात की थी, SO32 और E8/8, मैंने नाम नहीं लिए उनके, लेकिन ये नाम थे उनके। फिर एक तीसरी हेटेरोटिक थ्योरी है, उसमें सुपर सिमेट्री नहीं होती, बट इट आल्सो डजंट हैव टैक्यॉन्स, बट देयर आर 6 मोर, आई थिंक 6 या 7 मोर हेटेरोटिक थ्योरीज दैट हैव टैक्यॉन्स, ठीक है। फिर ये एक तरह की एग्जांपल है। फिर कुछ और एग्जांपल्स हैं, ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जहां पे लेफ्ट और राइट सेक्टर दोनों में सुपर सिमेट्री है एंड यू हैव टैक्यॉन्स। उनको कहते हैं टाइप 0 स्ट्रिंग थ्योरीज, टाइप 0A, टाइप 0B। तो वो जो है वो टैक्यॉन्स रखती हैं, बट उनको निकालने का एक तरीका है, फिर उसको कहते हैं टाइप 0 प्राइम। वो बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन टाइप 0 स्ट्रिंग थ्योरीज आप सर्च कर सकती हो, वो टैक्यॉन्स रखती हैं। और कुछ हेटेरोटिक थ्योरीज हैं जो कि टैक्यॉन्स रखती हैं। और आई थिंक एक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे पहले, बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरीज, उनकी मैंने बात ही नहीं की बिकॉज उनमें टैक्यॉन्स होते हैं। बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरीज जो हैं उसमें फर्मियॉन्स नहीं होते, सिर्फ बोसॉन्स होते हैं। और ऑफ कोर्स वो हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज हमारे यूनिवर्स में फर्मियॉन्स हैं, लेकिन वो एक टॉय मॉडल के तौर पे है, लोग उसको यूज करते हैं बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी को, तो उसमें टैक्यॉन्स होते हैं। सर एक क्वेश्चन है, पहले आप कंफर्म कर दें कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही आ रही है, अब बोलो। सर अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही है जैसा कि अमूमन स्ट्रिंग थ्योरिस्ट तो इसके लिए एक जो साइंस के अंदर क्राइटेरिया भी रखा जाता है कि जो ऑलरेडी अपनी डोमेन्स में काम करती हुई थ्योरीज हैं, उन ये थ्योरी अल्टीमेटली उस लेवल पे जाके उन्हीं थ्योरीज में रिड्यूस हो जानी चाहिए। जैसे हमारे पास Yes. जनरल रिलेटिविटी है तो वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में रिड्यूस हो जाती है अल्टीमेटली। तो I क्या agree. ये कैपेबिलिटी स्ट्रिंग थ्योरी में भी ये कैपेबिलिटी है कि वो जिस डोमेन में जनरल रिलेटिविटी वैलिड है उसमें जनरल रिलेटिविटी में ही ये रिड्यूस हो जाए? सो यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। जब मैंने पीछे अभी जब मैं टॉक दे रहा था तो मैंने कहा था ना कि क्या कोई ऐसी कॉम्पैक्टिफिकेशन आप ढूंढ सकते हो सच दैट कि 4 डायमेंशंस में आपको स्टैंडर्ड मॉडल दिखे। तो यही तो क्वेश्चन है, ये आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। ये जो आप क्राइटेरिया बोल रहे हो, यही तो क्राइटेरिया हम फॉलो कर रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड मॉडल चाहिए 4 डायमेंशंस के अंदर। जहाँ तक जनरल रिलेटिविटी की बात है, एक्चुअली जनरल रिलेटिविटी लेकर आना स्ट्रिंग थ्योरी से ज़्यादा वो तो बहुत सिंपल है, बिकॉज जब आप इट टर्न्स आउट कि जब आप स्ट्रिंग जब क्लोज स्ट्रिंग्स है ना उनके इक्वेशंस लिखते हो तो यू गेट आइंस्टाइन इक्वेशंस। तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस ये इवन ये बिग बैंग थ्योरी के अंदर भी दिखाया था शेल्डन ने डिराइव करके कि यू गेट आइंस्टाइन इक्वेशंस फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी। तो वो तो कोई मसला नहीं है, स्टैंडर्ड मॉडल हासिल करना बहुत ज़्यादा मसला है, वो बहुत मुश्किल है। और सर अगर हम कॉस्मिक स्केल पे बात करें तो एक मॉडल है हमारे पास यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है और उसी के मुताबिक यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। लेकिन रिसेंटली लास्ट ईयर एक स्टडी के मुताबिक ये साबित हुआ था कि जो एक्सेलरेशन है इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वो कांस्टेंट नहीं है, गालिबन रिड्यूस हो रही है या फिर वो मुझे याद नहीं। तो उस पर कुछ लोगों ने ये कहा कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो उससे ज़्यादा अच्छे से मॉडल कर सकती है। आई एग्री। सो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें देता हूँ, लेकिन आई मतलब थिंक स्ट्रिंग थ्योरी आपके, सॉरी आप बोलो। आपके ना सॉरी वो वीडियो आ रही थी, मुझे पता नहीं लगा कि आपका क्वेश्चन एंड हुआ या नहीं। सॉरी, आप बोलो।
तो क्या जो स्ट्रिंग थ्योरी ने ऑलरेडी पहले से मॉडल दे के रखा हुआ था कायनात को लेकर, या फिर जब उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन की गुंजाइश थी जिसे बाद में यूज किया गया? ओके, इसी बाय द वे आपके क्वेश्चन के बाद एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, वो काफ़ी टाइम से हैंड रेस कर रहे हैं, तो आप वो ले लेना। सो आप जो कह रहे हो ना वो सही है। सो पहली बात तो ये है कि वो जो आपने जिस ऑब्जर्वेशन की बात की है ना, वो डेजी एक्सपेरिमेंट की, वो अभी तक सो आई थिंक, मुझे ना वैसे एस्ट्रोनॉमी के वो नहीं पता के थ्रेशोल्ड्स, लेकिन जब आप पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हो ना, तो पार्टिकल फिजिक्स में हाउ डू यू यू नो डिसाइड कि इफ समथिंग इज अ डिस्कवरी, ये पार्टिकल फिजिक्स में एक क्वेश्चन है। तो इट टर्न्स आउट कि आपके पास ना एक वैल्यू होती है, तो कहते हैं सिग्मा वैल्यू। सिग्मा वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये जो आपने चीज़ देखी है, हाउ अनलाइकली दैट इज, कि आपने जो चीज़ देखी है कि वो वाकई कोई डिस्कवरी है या वो सिर्फ एक फ्लक्चुएशन है। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता होगा इस बारे में। तो अगर आपके पास 4 सिग्मा है, तो यू कांट कॉल दैट अ डिस्कवरी, यू कॉल दैट एन एविडेंस। अभी ये CERN की पॉलिसी है, यू कांट राइट डिस्कवरी ऑन द पेपर, यू हैव टू राइट एविडेंस। बट 5 सिग्मा जब तक आपके पास ना हो, आप डिस्कवरी नहीं कह सकते। तो फॉर एग्जाम्पल जब हिग्स बोसॉन डिस्कवर हुआ था, तो इट वॉज 5 सिग्मा, राइट। सो अब ये जो डेजी डेजी एक्सपेरिमेंट है, ये पार्टिकल फिजिक्स तो नहीं है, ये कॉस्मोलॉजी है। तो उसके अंदर भी इस तरह के थ्रेशोल्ड्स होते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये कितनी सिग्मा वैल्यू के ऊपर है। अब जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि डेजी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क जहाँ पे आप इसको डिस्कवरी कह सको। तो अगर तो और डाटा इकट्ठा करते हैं वो, तो और वो ये डिस्कवरी बनती है, तो लोग इसको और सीरियसली लेंगे। लेकिन जो आपने बात की कि स्ट्रिंग थ्योरी के लिए ज़्यादा आसान है मॉडल करना इन चीज़ों को, ये बात आई थिंक सही है। क्योंकि मैंने एक बात की थी जब मैं टॉक दे रहा था, और वो बात ये थी कि स्ट्रिंग थ्योरी का कोई मसला है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग पॉजिटिव कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। उसको कहते हैं मेटास्टेबिलिटी डिसिडेंट प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर। तो अगर तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है डार्क एनर्जी की, तो फिर स्ट्रिंग थ्योरी के लिए बड़े मसले हैं, बिकॉज मेटास्टेबिलिटी डिसिडेंट बहुत बड़ा मसला है स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर। लेकिन डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इज नॉट द ओनली वे, एक्चुअली देयर इज अनदर वे। उसको कहते हैं क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस का मतलब ये है कि यू हैव अ स्केलर फील्ड, राइट, और वो जो स्केलर फील्ड है, इट गिव्स यू एन एक्सेलरेशन, and it doesn't give you a cosmological constant, of course, but it gives you something that behaves like a cosmological constant, and that cosmological constant is time dependent. जो आपने जो कहा कि जो एक्सपेंशन है इट्स टाइम डिपेंडेंट, वो क्विंटेसेंस से आ सकता है। अब क्विंटेसेंस मॉडल्स क्या स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर बनाए हैं लोगों ने? बहुत सारे बनाए हुए हैं। इनफैक्ट क्विंटेसेंस मॉडल थोड़े से ज़्यादा मुश्किल है बनाना, लेकिन यू कैन गेट दोज मॉडल्स फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी इजीली। और लोगों ने इस डिस्कवरी से बहुत पहले क्विंटेसेंस मॉडल्स के ऊपर काम किया हुआ है। लेकिन एक मॉडल जिसके बारे में मुझे नहीं पता था पहले, और आई थिंक लास्ट ईयर जब मैं साइमन सेंटर गया था तब मैंने समझा था उस मॉडल को, वो ये है। तो जब आप बात करते हो ना डार्क एनर्जी की, तो देयर इज अ रिलेशन देयर जो इसके बारे में लोग बात करते हैं, और वो ये है कि प्रेशर इक्वल्स W टाइम्स एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब W जो है वो एक ना, इसको कहते हैं W पैरामीटर बाय द वे। अब अगर आपके पास कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, तो दिस W इज -1, और यू कैन गिव आर्ग्यूमेंट्स कि W कैन नॉट बी लेस देन -1, बिकॉज अगर W लेस देन -1 हो, तो इट टर्न्स आउट के कुछ रेफरेंस फ्रेम है जहाँ पे एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव हो जाती है, जो कि अनफिजिकल है, ये नहीं हो सकता। तो W लेस देन -1 अगर हो, तो उसको कहते हैं फैंटम डार्क एनर्जी। आपने शायद नाम सुना होगा फैंटम डार्क एनर्जी। फैंटम डार्क एनर्जी का मतलब है कि W इज लेस देन -1, तो यू कॉन्ट हैव W लेस देन -1। बट हार्वर्ड ग्रुप के अंदर, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अंदर एक ये हुआ था कि कुछ लोगों ने वहाँ पे, कुमरुल वफा का ग्रुप जो है उसने ये देखा था कि यू कैन अचीव W लेस देन -1 विद थिंग्स जिनके लिए W लेस देन -1 नहीं है। तो ये आई थिंक फॉर मी दिस वाज लाइक मैजिक, एंड दे वर एबल टू डू इट। और उनकी जो अप्रोच है वो आती है एक सिनारियो से, जिसको कहते हैं डार्क डिमेंशन सिनारियो। अब डार्क डिमेंशन सिनारियो जो है इट्स मोटिवेटेड बाय स्ट्रिंग थ्योरी, और वो सिर्फ ये कहता है कि सपोज दैट देयर इज अ फिफ्थ डिमेंशन व्हिच इज स्मॉल, और वो इसका जो साइज है इट्स लाइक माइक्रोमीटर। ठीक है, और इस सिनारियो से दे कैन गेट समथिंग लाइक W लेस देन -1। तो अगर तो वो ये कर सकते हैं यूजिंग थिंग्स जो जिनमें से कोई भी चीज़ अनफिजिकल नहीं है, तो दैट्स समथिंग ग्रेट आई वुड से। तो ये भी एक मॉडल है जो कि स्ट्रिंग थ्योरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी से अभी तक ये उसके अंदर एम्बेडेड नहीं है। डार्क डिमेंशन को एम्बेड करना स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर ये अभी भी एक प्रॉब्लम है। तो ये 2 चीज़ें मैं बोल सकता हूँ आपके क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में। आई थिंक कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन हैं वैसे, अगर आपको कोई फॉलोअप क्वेश्चन है तो लेट मी नो।
एक क्वेश्चन था सर ये कि जो क्या हम जैसे स्ट्रिंग थ्योरी को रिड्यूस कर सकते हैं एक लिनियर थ्योरी के अंदर, मतलब कुछ लिमिटेशंस के अंदर? What do you mean by linear theory? लिनियर थ्योरी बेसिकली जहाँ पे ग्रेविटी लिनियराइज हो जाए, फ्री फील्ड्स। ग्रेविटी फ्री फील्ड कैसे हो सकती है? अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ बोलो। वीक कपलिंग की लिमिटेशन के साथ भी नहीं हो सकती? ओके सो हमें पता है कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है इट गिव्स यू आइंस्टाइन इक्वेशंस, और हमें पता है कि आइंस्टाइन इक्वेशंस कैन बी लीनियराइज्ड. सो या string theory can be linearized in that sense because it gives you Einstein equations. So everything that's true for Einstein equations is true for string theory. Okay. I think एक और क्वेश्चन भी है ऑनलाइन, क्या है वो? सर मैं भी इसी तरह की कोई रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन बीइंग मैथमेटिशियन मैं तो डिजिटल नंबर्स को ही एज ए डायमेंशन ले रहा हूँ, क्योंकि आप एक्स करते हैं 3 डायमेंशन, एक्स क्यूब कहते हैं मैथमेटिक्स में. तो मैंने इसको ये अज्यूम किया हुआ है कि 11th डायमेंशन जो है ना एक्स पावर 11 होगी, डेरिवेटिव शुरू में आ जाएगा ना. तो इसमें मैंने ये देखा है कि एक उसके बाद एक और 12th डायमेंशन है. इसको मिलाते हुए मैंने शुरू ये किया था कि ग्रेविटी की जो शेप होती है, जिसे 2 पोल्स के दरमियान जो वायर नीचे झुकी होती है, कॉन्केविटी, तो लूनर भी आपको कॉन्केविटी शो करता है, लूनर फर्स्ट मून. तो इसके अगेंस्ट हमें कॉन्वेक्स मिलना चाहिए, 2 फोकल पॉइंट. तो मिलते मिलाते मुझे वो नेगेटिव जो है ना, आप कह सकते हैं फोर्स कह सकते हैं, जो कि रिलेटिविटी थ्योरी को अगेंस्ट करती है, उसको मैंने यूटिलाइज किया है. अपनी एक बुक लिख रहा हूँ उसके अंदर. और इवन मैंने ये जो सोलर सिस्टम है इसको मैंने यूं समझ लें कि इसकी सिमेट्री एक किस्म की डिजाइन की है इन टर्म ऑफ प्रिडिक्शन फ्रॉम लूनर साइकिल. और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो जीनोमिक्स डिजीज और सब की प्रिडिक्शन वो बिल्कुल फिट आ रही है मेरे पास. जो मैं चाहता हूँ वो हो जाता है. और इसको मैं कहता हूँ इट इज एक्चुअली 12th डायमेंशन. और इवन आप इमेजिन करें, मैंने जब उस लूनर साइकिल सिस्टम को यूज किया और सूरज को, ये जो 2024 का जो सूरज गिरन था, उसको एज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप पे लिया, तो दोनों साइडों पे जो सूर्य केव में भी है, तो मुझे एग्जैक्ट डेट मिल गई वो जो दोनों साइडों पे थी, यानी मैप हो रहा था एज ए फोकल सेंटर. तो मैं उसकी आपकी बात की वो एग्री करता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू जो उसकी सिमेट्री बनती है ना, जो मिसिंग है, जो कि लोग जो नहीं फाइंड कर सका न्यूटन या आइंस्टाइन भी, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है. वो फोकल पॉइंट एक एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं वर्ड के अंदर, जो मैंने तकरीबन उसके नज़दीक पहुंच गया हूँ, और इसलिए मेरी रिजल्ट सही आ रहे हैं. और वो बियॉन्ड 5 वेरिएंस आपको एग्जैक्ट वैल्यूज देता है. क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो नेगेटिव वैल्यू वेरिएंस या नेगेटिव वैल्यूज थी वो क्यों यूज करते थे, जो आपने भी बताया कि ओके, मैंने तो आई थिंक उसके लिए मुझे आपकी थ्योरी की डिटेल्स पता होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक उसके लिए मुझे आपका पेपर देखना पड़ेगा. तो आई वुड से कि ट्राई टू गेट इट पब्लिश्ड, और व्हेन इट गेट्स पब्लिश्ड आई मीन पीपल विल सी दैट. सो दैट्स इट. बाय द वे आई थिंक मेरे पास 10 more minutes हैं, बिकॉज आई थिंक 2 घंटे होने वाले हैं, मैंने सोना भी है. सो एनी अदर क्वेश्चन? Okay, one more question, Hassan. I think 15 more minutes by the way. 10 नहीं 15. Yeah, go ahead. 1960 से स्ट्रिंग थ्योरी में काम हो रहा है, और अभी तक अगर हम देखें सबसे बड़ा ब्रेक क्या है, और स्ट्रिंग थ्योरी अपनी मेन ऑब्जेक्टिव जो है ग्रैंड यूनिफिकेशन से कितना करीब पहुंच चुकी है? आई डोंट थिंक इसका कोई आसान तरीका है बताने का कि कितना करीब पहुंच चुकी है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लोगों ने क्या क्या डिस्कवर किया है अभी तक. फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज की बात कर रहे हो, तो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज की जहाँ तक बात है, तो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी का मतलब है कि यू नो यूनिफाई इलेक्ट्रोवीक विद स्ट्रॉन्ग फोर्स. उसका मतलब ग्रेविटी नहीं होता, बिकॉज ग्रेविटी के लिए जो टर्म यूज होती है उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, राइट. तो ग्रैंड यूनिफाइड मॉडल्स का मतलब है कि इलेक्ट्रोवीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है. अब वो जो मॉडल्स हैं इनको कहते हैं गट मॉडल्स. गट का मतलब है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी. सो ये मॉडल्स जो हैं ये तो स्ट्रिंग थ्योरी के बगैर भी आप बना सकते हो. फॉर एग्जांपल ग्लासो, जो कि बहुत बड़ा क्रिटिक रहा है स्ट्रिंग थ्योरी का ओवर द इयर्स, उसने एक मॉडल बनाया था 1974 के अंदर जॉर्जी के साथ, ठीक है. अब वो मॉडल जो था वो 1974 के अंदर था, और वो बेस्ड था एक ग्रुप के ऊपर जिसको कहते हैं SU5, ठीक है. अब उस मॉडल की एक प्रेडिक्शन थी. उस मॉडल की प्रेडिक्शन ये थी कि प्रोटॉन शुड डिके, जो कि हम नहीं देखते हमारे यूनिवर्स के अंदर. इफ प्रोटॉन डिकेज देन एटम डिकेज, एंड इफ एटम डिकेज तो हम मर जाएंगे, राइट. लेकिन अगर तो प्रोटॉन डिके नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन डिके होता नहीं है. उसका मतलब ये है कि प्रोटॉन डिके अगर करता है तो उसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत बड़ा है, राइट. तो
ओके तो आप ये देख सकते हो कि प्रोटॉन का लाइफ टाइम जो है वो कितना बड़ा हो सकता है, तो इसको आप एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हो। तो जापान के अंदर एक न्यूट्रिनो वो है ऑब्जर्वेटरी, जिसको कहते हैं सुपर कामियोकानी डिटेक्टर। तो न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करना जो है ना वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू डिटेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, बिकॉज उनके ऊपर ना तो चार्ज होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मैस होता है उनका। तो वो सिर्फ एक वीक फोर्स के तहत करते हैं इंटरेक्ट। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ता है कि ना आपको एक बहुत बड़ा कंटेनर लेना पड़ता है, उसको पानी से भर दो, और जब उसमें न्यूट्रिनोज आएंगे तो आप उनके उनके ट्रैक्स को डिटेक्ट कर सकते हो। तो सुपर कामियो कांडे जो था वो इतना बड़ा कंटेनर था कि उसके अंदर 50,000 टन पानी था, 50,000 टन। तो ओके, तो एक उसका काम ये हो सकता है कि आप डिटेक्ट करो न्यूट्रिनोस को, लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि आपके पास 50,000 टन पानी पड़ा हुआ है, ओवर द ईयर्स पड़ा हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हो कि क्या कोई प्रोटॉन डिके करता है या नहीं, जो कि अगेन वही वाले प्रोडक्शन के ऊपर वापस चला जाता है। तो 20 साल तक सुपर कामियो कांडे जो था उसमें ये वाले क्या कहते हैं डिटेक्टर्स लगाए उन्होंने कि अगर कोई प्रोटॉन डिके करेगा तो हम देख सकते हैं। 20 साल तक एक भी प्रोटॉन डिके नहीं हुआ। इसका मतलब है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन डिके करता नहीं है, हो सकता है कि उसका लाइफ टाइम इतना लंबा हो गया, आपको बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, लेकिन आप एक बाउंड बना सकते हो कि ओके एट लीस्ट प्रोटॉन का लाइफ टाइम इतना होना चाहिए। और अभी तक करंट एस्टिमेट्स जो हैं जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि प्रोटॉन का लाइफ टाइम जो है वो 10⁻38 ईयर्स है, ठीक है। लेकिन चूंकि SU5 थ्योरी जो थी, जो कि ग्लाशो और जॉर्जी की थी, वो प्रोटॉन डिके कर रही थी प्रोडिक्ट, लेकिन वो नहीं हुआ, तो फिर लोगों ने उसके ऊपर काम करना छोड़ दिया। फिर एक और थ्योरी जो है उसके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया, उसको कहते हैं SO10 थ्योरी। प्रॉब्ली आप जानते होंगे कैसर शफी साहब को, जो कि पाकिस्तान के एक फिजिसिस्ट हैं, वो डेलावेयर में होते हैं, उन्होंने बहुत काम किया हुआ SO10 के ऊपर। और फिर बाकी बाय द वे वो सलाम साहब के स्टूडेंट थे, फिर हैं बल्कि अभी भी हैं। सो और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो अब ये जो थेरीज है ना, ये दो आप कह सकते हो कि ये दो कैनोनिकल थेरीज हैं, SU5 एंड SO10। अब ये दोनों थेरीज जो हैं यू कैन गेट देम फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी इजीली, राइट। और उसके अलावा और भी बहुत सारे गट मॉडल्स हैं दैट यू कैन गेट फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी। उनमें डिफरेंट तरह के तरीके हैं इन मॉडल्स को लेकर आने के। एक तरीका तो ये है कि आप ब्रेन्स लो, डी ब्रेन्स लो, और उनको ना इंटरसेक्ट करवाओ एट डिफरेंट एंगल्स। और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं ना, अब ये मेरे चूंकि हाथ सिर्फ 3 डायमेंशंस के अंदर हैं, लेकिन ब्रेन्स जो है यू कैन कंसिडर देम इन लाइक हायर डायमेंशंस। और जो उनकी इंटरसेक्शन वाली जगह होगी ना, दैट्स 3 डायमेंशनल, जो कि थोड़ा मुश्किल है इमेजिन करना, बट इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग ब्रेन मॉडल्स, ठीक है। तो इनके ऊपर लोगों ने काम किया था 80s के अंदर, 90s के अंदर। फिर एक और तरीका जो लोगों ने शुरू किया यूज़ करना, वो है हेटेरोटिक थ्योरी को यूज़ करना। तो वहाँ से लोगों ने देखा कि क्या हम गट मॉडल्स बना सकते हैं। बिकॉज होता ही है कि जो मैंने अभी पीछे आपको एक ग्रुप दिखाया था E8/E8, मैंने उसके बारे में बात नहीं की थी, लेकिन E8/E8 वो बहुत रिच ग्रुप है, बिकॉज E8/E8 जो है एट लो एनर्जीज इट बिकम्स समथिंग दैट लुक्स लाइक स्टैंडर्ड मॉडल, इट बिकम्स SU5 फॉर एग्जांपल, जो कि वही मॉडल है जो कि ग्लाशो और जॉर्जी ने दिया था। तो ये दो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर लोगों ने काम किया था 80s 90s के अंदर। फिर 2000s के अंदर लोगों ने काम किया एक चीज़ के ऊपर जिसको कहते हैं F थियरी। F थियरी जो है इट्स स्ट्रिंग थ्योरी बट विद सम एडिशनल स्ट्रक्चर। और कुछ लोग कहते हैं कि या इट्स अ 12 डायमेंशनल थियरी, बट वो जो एक्स्ट्रा 2 डायमेंशन है ना, दे आर नॉट रियल एक्चुअली, दे आर जस्ट दे आर लाइक दे आर नॉट रियल, मैं ये कह सकता हूँ बस कि। तो बट इन सम सेंस इट्स अ 12 डायमेंशनल थियरी। सो यूजिंग F थियरी यू कैन आल्सो गेट दिस गट मॉडल्स। तो स्ट्रिंग थ्योरी ने बहुत ज़्यादा ये जो गट मॉडल्स हैं दे वो रिप्रोड्यूस किए हैं। बट अगेन जो मेन एम है वो ये है कि वी हैव टू इंक्लूड ग्रेविटी समहाउ। बट गट मॉडल्स प्रोड्यूस करने का कोई मसला नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 2005 के अंदर 2 पार्ट में एक पेपर आया था, हैकमैन, बीजली और वाफा का, वो 300 पेजेस का पेपर है, आप वो देख सकते हो। Thank you. I think there is no other question. Thank you for your time. Good night. नो प्रॉब्लम।